हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज जो हम देख रहे हैं 2023 की टेस्ट नंबर 6 देखेंगे। और इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 74 तक देख चुके हैं। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे 75 से और आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पूरी 100 क्वेश्चन तक की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको टॉपर्स कॉपी, यूपीएससी प्री प्लस मेंस की क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, साथ ही एनसीईआरटी की वीडियोज, ये सब आपको मिलता है, ठीक है। और आप ये सब प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल की देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या है, जल्दी ख़त्म करना है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी फसलें जया और रत्ना विकसित की गई। यह निम्नलिखित में से किस फसल की किस्मों से संबंधित है। तो देख सकते हैं हरित क्रांति के समय जब ये क्या हुआ, जया और रत्ना जो विकसित किया गया, ये धान से रिलेटेड है, ठीक है। धान की फसल में क्या है, जया और रत्ना, ये दो किस्म का जया और रत्ना विकसित किया गया था धान की फसल। तो ये क्या हो जाएगा, धान से संबंधित। तो इसकी अगर यदि हम व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये रहा, ये देख लीजिए यहाँ पे अच्छा उत्पादन देने वाले सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया और रत्ना को भारत में विकसित किया गया, अतः विकल्प बी सही है। क्या है, इसको क्या है, भारत में विकसित किया गया। यहाँ पे देख लीजिए, धान की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को IR8 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI फिलीपींस में पैदा और थाईचुंग नेटिव 1 से व्युत्पन्न किया गया। वर्ष 1966 में इन व्युत्पन्नों को प्रयोग में लाया गया। तो ये धान की जो ड्वार्फ वैरायटी IR8 अंतर्राष्ट्रीय चावल है, इसको कहाँ पे, फिलीपींस में पैदा किया गया और थाईचुंग में इसका नेटिव ताइवान से क्या किया, व्युत्पन्न किया गया। और बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भारत में जया और रत्ना, ये धान की किस्म तैयार किया गया। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या है, बी नंबर में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। तो ये हम लोग देख सकते हैं 76। अल्फा इंटरफेरॉन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। यह जैविक अनुक्रिया रूपांतरण है जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है। सही है। अल्फा इंटरफेरॉन क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन एक जैविक अनुक्रिया है जो रूपांतरण है और प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है। तो ये क्या है, ये सही है। बी नंबर देखें, यह ट्यूमर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने में मदद करता है। ये भी सही है, ट्यूमर कोशिका को पहचान कर उसको नष्ट करने में मददगार होता है जैव अनुक्रिया। तो ये सही है। इसका प्रमुख उपयोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के उपचार के रूप में किया जाता है। नहीं, ये गलत है। इसका जो प्रमुख उपयोग है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी नहीं, यहाँ सी होना चाहिए, सी के उपचार, ठीक है। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के उपचार में किया जाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ बी दिया हुआ है। डी नंबर देखें, यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला साइटोकिन है जो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो ये सही है, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा गलत हो गया, सी नंबर गलत हो गया। इसकी हम व्याख्या देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, कैंसर का उपचार, ट्यूमर कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाने और नष्ट किए जाने से बच जाती है, इसलिए रोगियों को ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसा अल्फा इंटरफेरॉन जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और ट्यूमर को नष्ट करने में सहायता करता है। तो ये देख सकते हैं, ट्यूमर को नष्ट करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंटरफेरॉन यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला साइटोकिन है जो वायरल संक्रमण सहित पर्यावरणीय जोखिमों के जवाब में जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसे पहले वाला PDF टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। ये भी आज शाम तक, मतलब आज अपलोड हो जाएगा, नहीं तो फिर कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
इसका प्रमुख उपयोग क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, देख लीजिए, हेपेटाइटिस सी के उपचार के रूप में किया जाता है। इसलिए कथन सी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सी की जगह उसमें बी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखें 77 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड अणुओं के दोहरी परत होती है। तो क्या है, कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड अणुओं की दोहरी परत होती है। तो ये हम लोग का क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेल जैसा पदार्थ तरल पदार्थ है। तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ जेल होना यानी कि जाल जैसे क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। तो ये भी सही है। शरीर की प्रत्येक कोशिका एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। तो जितना भी शरीर का भाग होता है वो क्या होता है, एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। इसमें विशेष प्रकार की स्टेप से कोशिका होता है, इससे बाहर नहीं रहता। तो जितनी भी शरीर की प्रत्येक कोशिका क्या होता है, कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। तो ये भी सही है। इस प्रकार इसका क्या है, तीनों सही है। डी नंबर 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो हम देख सकते हैं 77। शरीर की प्रत्येक कोशिका एक कोशिका यानी कि प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। अतः कथन 3 सही है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड अणु की दोहरी परत होती है। अतः कथन 1 सही है। कथन 1 भी सही है। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेल जैसा तरल पदार्थ है। अतः कथन 2 भी सही। बाकी ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो गया, तीनों कथन इसका सही हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं 78। समाचारों में देखी गई स्माइल 75 पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो स्माइल 75 जो है भिखारियों की जो भीख मांग, जो भिखारी होते हैं उसको पुनर्वास यानी कि उसको फिर से पुनर्वास करने के लिए एक ये है, उसी में है, ठीक है। तो भिखारियों को क्या है, पुनर्वास। तो भारत में भिखारियों का पुनर्वास, तो समाचार में जो देखा गया स्माइल 70 क्या है, भारत में भिखारियों का पुनर्वास से संबंधित है। इसलिए ये नंबर सही हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ये नहीं, मुख्य स्वास्थ्य पर जन जागरूकता अभियान। और डी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधा प्रदान करना। तो ये क्या है, स्माइल 75 पहल क्या है, भारत में जो भिखारी है उसको पुनर्वास करने से संबंधित है। इस प्रकार 78 का ये नंबर हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन यहाँ पे उस प्रकार कुछ ये नहीं है। आगे हम देखते हैं 79। यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से स्माइल 75 इनिशिएटिव नामक फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज पहल के अंतर्गत 75 नगर निगमों की पहचान भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास परियोजना लागू करने हेतु की गई है। था विकल्प 1 सही है। तो कितना 75 जो नगर है उसमें क्या किया है, जो भिक्षा मांगने वाले जो लोग हैं उनके लिए पुनर्वास के लिए एक बनाया जाएगा, एक जगह बनाया जाएगा पुनर्वास के लिए। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, हम लोग का कथन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 79। बेकिंग सोडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये 10th क्लास की बुक में अच्छी प्रकार से दिया है, साइंस में, ठीक है। आम, क्षारक एवं लवण, ठीक है। एसिड, बेस एंड साल्ट में ये डिटेल दिया होती है, क्या है, सही है। या सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, ये भी सही है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका उत्पादन किया जाता है। यह अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय करता है, यानी कि उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो ये भी सही है, ठीक है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चारों के चारों सही है। ये क्लास 8 में भी आपको कुछ मिल जाएगा और अधिकतर क्या है, क्लास 10 की साइंस बुक में मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, सही है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। NaHCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कथन 1 सही है। और इसका उपयोग क्या सोडियम क्लोराइड का उत्पादित करने के लिए किया जाता है, इसलिए ये भी सही है। उसी प्रकार इसमें आप देख लीजिएगा, सारा का सारा क्या है, सही है। हम नेक्स्ट
नंबर देखते हैं 79 देखें 80, ये रहा 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकर में पौधे के क्रॉस संकरण के दौरान हमेशा वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति नहीं होती है। एकदम सही है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति नहीं होता है। सहकर्म बराबरी को मूलतः उत्तर भारत में पैदा किया जाता है, परंतु इसका शर्करा अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम होता है। तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो गया, दोनों सही हो गया। 80 नंबर हम देख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। यहाँ पे एक देख सकते हैं, संकर वांछनीय लक्षणों को संयोजित करे ही समानता कुछ सैकड़ों हजार क्रॉस में से केवल एक ही वांछनीय संयोजन प्रदर्शित करता है। क्या है, सैकड़ों हजार में से केवल एक ही वांछनीय ये करता है, यानी कि सब क्रॉस वांछनीय नहीं करेगा। ये सही है। आप इसकी पढ़ लीजिएगा ये सब, ठीक है, तो पूरा इसकी समझ में आएगा। पूरा डिटेल यहाँ से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दक्षिण भारत में पैदा होने वाले उष्णकटिबंधीय गाना सैकर्म ऑफिसिनेरम का तना मोटा तथा इसमें शर्करा अंश कहीं अधिक था, परंतु यह उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया। देख लीजिए, दक्षिण भारत में अच्छा से हुआ था, लेकिन उत्तरी भारत में नहीं पनप पाया, यानी कि अच्छे से विकास नहीं हो पाया। इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक संकरित कराया गया ताकि उच्च उत्पादन के वांछनीय गुण जैसे कि मोटा तना, उच्च शर्करा वाले पौधे प्राप्त हो सके, और साथ ही इसे उत्तरी भारत के गाना उत्पादन क्षेत्रों में भी पैदा किया जा सके। अतः कथन 2 सही है। कथन 2 सही है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 81। तो इसमें क्या है, 80 में दोनों सही हो गया, ठीक है। 81 देखते हैं, निम्नलिखित मंत्रालय संगठनों में से कौन से मत्स्य सेतु ऐप के विकास और शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो मत्स्य, ठीक है, कौन से मंत्रालय संगठन जो है मत्स्य सेतु ऐप के विकास और शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कौन से जुड़े हैं वो बताना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, तो ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान, ये भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये भी जुड़ा हुआ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3 किस में है, बी नंबर, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा, 81 का बी। तो 81 की हम लोग देख सकते हैं, ये रहा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया। इस ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया। तो ये तीनों मिलकर क्या गया, इस ऐप को विकसित किया है। तो इसलिए क्या हो गया, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 नंबर नहीं, वो तीनों क्या है, सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। तो पादप का जो कोशिका भित्ति होता है वो क्या होता है, सेलुलोज से बना होता है। तो ये क्या है, सही है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचना के जाल का पिंड होता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचना की जाल का पिंड होता है। तो ये क्या है, ये भी सही है, ठीक है। क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है, धागे की तरह की संरचना का होता है। ये तो आपको जो ये नंबर है फर्स्ट कथन, ये आपको क्लास 8 या 9 की साइंस बुक में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार इसमें क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। तो दोनों का दोनों सही है, ठीक है। तो कौन सा या सही नहीं है, तो ना तो एक ना ही दो, डी नंबर होना चाहिए, ठीक है। सही आंसर इसका डी होना चाहिए 82 का। लेकिन 82 का यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है, देख लीजिए। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है बोल रहा है। ये तो बोल रहा है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, इसका ये देख सकते हैं, गूगल से ये कर लिए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज यानी कि सेलुलोज, पेक्टोज
तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। तो इसलिए क्या हो जाना चाहिए, कथन 1 हम लोग का सही हो जाना चाहिए। अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो कथन 1 क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सही नहीं है बोला है। ये तो पढ़ा है, मतलब इसमें क्या है, मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आगे कथन सही नहीं है बोल रहा है, सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सेलुलोज से बना होता है मुख्यतः, तो ये क्या हो गया, कथन 1 सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखें, ये देख सकते हैं, ये जो है क्रोमेटिन का संरचना इस प्रकार से जो धागे जैसी संरचना होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, जाल, धागे जैसी संरचना की जाल से बना होता है। ये क्या है, प्रोटीन का ये है डायग्राम है। तो इसलिए क्या हो गया, ये भी हम लोग का सही हो गया, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, सही हो गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए हम लोग का, कौन सा सही नहीं है बोल रहे हैं, दोनों सही है। तो इसमें से जो आंसर होना चाहिए हम लोग का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। लेकिन आंसर में इसका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केवल बी दिया हुआ है, शायद केवल बी या ए, देख लेते हैं। ए दिया है, केवल ए दिया हुआ है, लेकिन ए नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल से, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, केवल ए दिया हुआ है, लेकिन इसको अगर देखेंगे तो ये भी सही है हम लोग का, ठीक है। और दोनों सही है, इसलिए ना तो 1 ना ही 2 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 ये रहा, संयोजी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयोजी ऊतक, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, एकदम सही है। रक्त के हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। तो रक्त एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। एरियोरल संयोजी ऊतक नाक और कान में पाया जाता है। नाक ये क्या होता है, सिरों में पाया जाता है, और क्या होता है, पेशियों के बीच में भी पाया जाता है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 1 सही हो गया, 2 क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सा सही है बोल रहा है, तो केवल 1। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं 83, ये रहा, देख सकते हैं। रक्त एक प्रकार के संयोजी ऊतक है, इसलिए कथन 1 सही है। कथन 1 क्या है, सही है। एरियुलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो एरियोलर संयोजी ऊतक जो है त्वचा और मांसपेशी के बीच पाया जाता है, और रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि की मज्जा में पाया जाता है। इसलिए कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83, देखें 84। अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेजबान सेल में से एक विजातीय डीएनए के प्रवेश की एक विधि नहीं है। तो विजातीय, ठीक है, विजातीय डीएनए की प्रवेश की एक विधि नहीं है। कौन सा एक विधि नहीं है, विजातीय, यानी कि अलग अलग जाति होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, हीट शॉक ट्रीटमेंट, ये क्या है, विजातीय डीएनए के प्रवेश। हीट शॉट करके क्या होगा, अलग अलग जाति को एक जगह ये मिला सकता है। तो ये तो है माइक्रो इंजेक्शन के जगह भी के जरिए भी क्या है, विजातीय डीएनए को प्रवेश कराया जा सकता है। जीन गन, इसके द्वारा भी एकरूपता, लेकिन एकरूपता में क्या होगा, जातीय वाला को ही, विजातीय को नहीं, जातीय डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। इसलिए क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा इसमें हम लोग का, वो क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा, एकरूपता। 84, इसकी हम लोग व्याख्या देख सकते हैं। कोशिका झिल्लियों में हाइड्रोबोफिक द्विस्तरीय संरचना होती है। चूंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक अणु है, अतः यह कोशिका झिल्ली से नहीं गुजर सकता। क्या है, कोशिका झिल्ली से नहीं गुजर सकता बोल रहा है। जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जाए। तो देख लीजिए, ये सब पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी जो ऑप्शन में है वही पढ़ता हूँ, ठीक है। एकरूपता, जिसमें अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है। इन संवाहकों को जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है, तब ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में हस्तांतरित कर देता है। परपोषी में हस्तांतरित, इसलिए विकल्प डी क्या है, सही है इसमें।
तो विकल्प डी एकरूपता। आगे हम देखते हैं 85 नंबर, भारत का ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? हम जानते हैं इसमें क्या अरुणा आसिफ अली को जाना जाता है। आगे बढ़े हम, एल्कोहल और फिनोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्कोहल और फिनोल ये तब बनते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एकदम सही है। एल्कोहल या फिनोल कब बनता है? जब OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एल्कोहल और फिनोल का क्वाथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ता। वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ता है, यहाँ पे नहीं बढ़ता बोल रहा है। एल्कोहल और फिनोल का क्वाथनांक कार्बन परमाणु बढ़ेगा तो क्या होगा? एल्कोहल और फिनोल की जो क्वाथनांक होगा, ठीक है, वो क्या होगा? बढ़ेगा, वृद्धि होगा, संख्या में वृद्धि होगा। एल्कोहल और फिनोल की घुलनशीलता जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की इनकी क्षमता के कारण होती है। ये भी सही है। एल्कोहल और फिनोल की घुलनशीलता जल के अणुओं के साथ, एल्कोहल और फिनोल क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, क्योंकि ये फिनोल घुलनशील जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। आपस में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध बनाने की इसमें क्षमता होती है, जिसके कारण ये जल में घुलता है। फिनोल प्रकृति में अम्लीय नहीं होते। फिनोल क्या होता है? प्रकृति में अम्लीय होता है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर जो एल्कोहल बोल रहा है, जैसे हम लोग इसकी अगर यदि बात करें, जैसे CH3 CH2OH ये एक एल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेगा, जैसे कार्बन में CH3 फिर CH2 CH2OH। तो इसमें जैसे जैसे बढ़ेगा इसका कार्बन परमाणु, उसका जो क्वाथनांक है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए क्या होगा? ये वाला हम लोग का गलत हो गया, कथन नंबर 2। तो कथन 2 और 4 क्या हो गया? गलत हो गया। 1 और 3 सही हो गया। तो इसमें सही देखें तो बी नंबर, केवल 1 और 3, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? व्याख्या पढ़ने जैसे है नहीं कुछ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं 87, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड वाला तो इसका मालूम होगा आप लोगों को। 87 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की 70% पशुधन आबादी भारत और चीन में पाए जाते हैं। भारत और चीन में पाए जाते हैं, सही है। अंतःप्रजनन से समयुग्मजता यानी कि समान, ठीक है, एक जैसी प्रजनन से समयुग्मजता में वृद्धि होती है, ये भी सही है, ठीक है। अंतःप्रजनन से तो दोनों सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 87 अगर हम देखना चाहें तो 87 88 आ गया, 87 ये रहा, 86 का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एल्कोहल और फिनोल से रिलेटेड ये आप लोग देख लीजिएगा। 87 ये रहा हम लोग का। ऐसा अनुमान है कि विश्व की 70% से अधिक पशुधन आबादी भारत और चीन में आता। कथन 1 क्या हो गया? सही हो गया। अंतःप्रजनन समयुग्मजता में वृद्धि होती है, अतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन जो चयन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं उन्हें उद्भाषित करता है, अतः कथन 2 भी सही, ठीक है। इस प्रकार क्या हो गया? हम लोग का कथन 2 भी सही हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 88। तो ये रहा हम लोग का 88। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात। भारत के उपयुक्त में से कितने राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? कितने राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ये बताना है। तो देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में क्या है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में तो पाया जाता है, और साथ में गुजरात में भी पाया जाता है मैंग्रोव वन। नागालैंड और मणिपुर में नहीं पाया जाता। इस प्रकार इसमें जो है केवल 2 राज्यों में, ठीक है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसका, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन सा राज्य में मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन निम्नलिखित राज्यों में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पुडुचेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है? पाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही है, ठीक है। विकल्प बी सही है, क्योंकि इसमें मणिपुर और नागालैंड नहीं है। देख लीजिए, मणिपुर और नागालैंड नहीं है। 88 का यहाँ पे और थोड़ा देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल मैंग्रोव कवर के तहत सर्वाधिक प्रतिशत है
सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो सुंदरबन क्या है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखें 89 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निलंबित कण आंखों से नहीं देख सकते। निलंबित कण को आंखों से नहीं देख सकते। क्या है? निलंबित कण को हम आंखों से देख सकते हैं, बिलियन के कण को आंखों से नहीं देख सकते। क्लास 9th की, ठीक है, क्लास 9th की साइंस बुक से ये अच्छे प्रकार दिया हुआ है, ये देख सकते हैं हम लोग। निलंबित कण को क्या है? आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बिलियन के कण को आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए गलत हो गया। कोलाइड के कण बिलियन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड का कण जिस प्रकार क्या होता है हम लोग का बिलियन के कण, ठीक है, इसी प्रकार कोलाइड के कण क्या होता है? बिलियन में क्या होता है? समान रूप से फैले होते हैं। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है, तो ये क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। तो ये क्या है? सही है। 2 नंबर हम लोग का सही है, इसलिए केवल और केवल क्या हो जाएगा? 2, केवल और केवल 2। तो यहाँ पे भी इसको बताने जैसे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर देखना चाहें हम 89 तो ये देख सकते हैं उसी के बारे में। यहाँ पे निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित कण आंखों से देख सकते हैं, इसलिए कथन एक क्या है? गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे निलंबन के गुणधर्म ये पढ़ सकते हैं आप। कोलाइडल बिलियन, कोलाइडी कण बिलियन में समान रूप से फैले होते हैं, अतः कथन 2 भी क्या है? सही है। बाकी आप लोग इसकी देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। आगे बढ़े हम 90 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संक्रामक रोग कारक जीव, काली खांसी, बेरिसेला जोस्टर। काली खांसी क्या होता है? बेरिसेला जोस्टर से नहीं होता। बुबोनिक प्लेग, एर्सिनिया पेस्टिस। तो ये क्या है? बुबोनिक प्लेग जो है एर्सिनिया पेस्टिस जो जीवाणु है उससे होता है, तो ये सही है। चर्म रोग ट्राइकोफाइटन रुब्रम, तो ये भी सही है। चर्म रोग जो है किस जीवाणु से होता है? ट्राइकोफाइटन रुब्रम से होता है। छोटी माता यानी कि छोटी माता जो ये चिकन पॉक्स बोलते हैं उसी टाइप का, ठीक है। ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफाइट्स, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार इसका 2 कथन क्या है? सही हो गया। 2 और 3 सुमेलित है, ठीक है। और उपयुक्त युग्म में से कितने सुमेलित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 क्या है? सुमेलित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग देख सकते हैं, ये रहा इसकी, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, जुकाम क्या हो गया? राइनो वायरस विषाणु से होता है। छोटी माता ये देख लो विषाणु बेरिसेला जोस्टर विषाणु से होता है। जर्मन खसरा रूबेला विषाणु से होता है। काली खांसी देख सकते हैं बोर्डेल्टा फुटिसिस जीवाणु, ठीक है, काली खांसी, तो ये भी गलत हो गया। बुकोनिन प्लेग, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। बुकोनिन प्लेग देख सकते हैं एर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु से होता है। टीबी हम लोग देख सकते हैं, टीबी क्या हो गया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं चर्म रोग क्या होता है? ट्राइकोफाइटन रूबियम कवक से होता है, ठीक है। फिर हाथी पाँव दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का? चर्म रोग मिल रहा है उससे, फिर यहाँ पे बुकनन प्लेग, ये 2 मिल रहा है, ठीक है। आप लोग इसके अच्छा से देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 91, ये रहा 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही संस्करण अवसादन को दूर करने में मदद करता है। सही है। वही संस्करण क्या है? अवसादन को दूर करने में मदद करता है, ये सही है। हिसार डेल एक संकर नस्ल की गाय है। नहीं, ये भेड़ है, ठीक है। क्या है? हिसार डेल एक संकर नस्ल की गाय नहीं, एक भेड़ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। गाय नहीं है, भेड़ है, ठीक है। खच्चर अंता विशिष्ट संकरण का परिणाम है। खच्चर अंता विशिष्ट संकरण का परिणाम है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 क्या हो गया? 1 और 3 क्या हो गया? सही हो गया। तो उपयुक्त में से कौन सा सही? तो डी हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। 91 की हम व्याख्या देख सकते हैं, यह है, देख लीजिए। बहिसंकरण एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की यह क्रिया बहिसंकरण कहलाती है, लेकिन इसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों तरफ की किसी भी वंशावली में समान पूर्वज नहीं होना चाहिए। तो 6 पीढ़ी तक क्या होना चाहिए? समान पूर्वज नहीं होना चाहिए। आगे देख सकते हैं, बहिसंकरण में अंतःप्रजनन औसत समाप्त हो जाता है, अतः कथन 1 सही है। नेक्स्ट हम ये देखें
हिसरडेल भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब में बीकानेरी एबिज, ठीक है, बीकानेरी एबिज भेड़ तथा मैरिनो मेंढा या मेष के बीच संगम कराने से हुआ। तो कथन 2 क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, खच्चर गाधे और घोड़े के बीच संस्करण का परिणाम है। अतः कथन 3 क्या है, सही है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से देख लें। अब देखते हैं हम लोग 92, धातु अथवा अधातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु और अधातु। पारा कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। एकदम सही है। क्लास 8 या फिर 10 की साइंस बुक में दिया हुआ है अच्छी प्रकार से, ठीक है। 8 में भी है और 10th में और विस्तार से है। तो ये सही है। जर्मेनियम में सभी गुण अधातु के पाए जाते हैं, ये गलत है। ये 10th क्लास में देख सकते हैं। जर्मेनियम 10th में भी उतना अच्छे से नहीं है, 12 में मिलेगा। जर्मेनियम क्या है, एक उपधातु बोल सकते हैं, ठीक है। धातु और अधातु के बीच के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए ये गलत हो गया। कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। कथन 1 केवल इसका सही होगा। तो इसका हम लोग देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। तो केवल एक होगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 92, देख लीजिए। धातु और धातु। पारा कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहने वाले एकमात्र धातु है, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, इसलिए कथन 2 गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखें 93 नंबर, एपिथेलियमी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अच्छा से पहचान में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या है, उतना अच्छा से पहचान में नहीं आ रहा है, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छी प्रकार से सुनिए। एपिथेलियमी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PDF बनाने टाइम अच्छा से शायद फोटो क्लिक नहीं हुआ है। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई तो होती है, लेकिन ये एक अनवरत परत का निर्माण नहीं करता है। ये गलत हो गया, क्योंकि सटी हुई होती है और साथ में क्या होता है, अनवरत परत का भी निर्माण करता है, इसलिए ये क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया। आंतसल्की एपिथेलियम से ढकी होती है, ये भी नहीं है। आंतसल्की क्या होता है, एपिथेलियम से ढकी नहीं होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। तो दोनों क्या हो गया, गलत है। ना तो एक ना ही 2। 93 यहाँ पे हम देख सकते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिका एक दूसरे से सटी होती है और ये एक अनवरत परत का निर्माण बनाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं की सल्की एपिथेलियमी से बनी होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो दोनों क्या है, सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 94, मॉडल टेनेंसी एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉडल टेनेंसी एक्ट जो कि 2021 में, ठीक है, 2021 में क्या हुआ, कोविड-19 में लॉकडाउन लगने के बाद ये चर्चा में था, ठीक है। 2000 मकान मालिक के साथ विवाद के लंबित रहने के दौरान किराएदार को किराए का भुगतान नहीं करना होता है। नहीं, किराएदार को क्या होता है, भुगतान करना होता है जब लंबित रहता है, ठीक है। विवाद जब लंबित होता है तो भी उसको क्या है, किराया देना पड़ता है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे किराया भुगतान नहीं करना बोल रहा है, लेकिन किराया देना पड़ता है। अप्रत्याशित आपदा की स्थिति में मकान मालिक किराएदार को मनमाने ढंग से मकान से बाहर नहीं कर सकता। तो अगर यदि किसी आपदा की स्थिति आता है तो मकान मालिक क्या कर सकता है, जो किराएदार है उसको अपनी मनमानी ढंग से किराएदार को नहीं भगा सकता। तो इस प्रकार ये सही है। तमिलनाडु ने इस अधिनियम के तर्ज पर अपने टेंडेंसी कानूनों में संशोधित किया। एकदम सही है, तमिलनाडु ने इसमें क्या है, संशोधित किया। तमिलनाडु के अलावा और 3 राज्य भी किए हैं। तो इसमें क्या हो गया हम लोग का, 1 और 2 सही है, इसलिए 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं 94 का। तो ये रहा 94 का। मॉडल टेंडेंसी एक्ट 2021 का उद्देश्य परिसर के किराए को विनियमित करने और मकान मालिकों तथा किराएदार के हितों की रक्षा करने के लिए एवं विवादों तथा उससे जुड़े मामलों या संबंधित मामलों के समाधान हेतु त्वरित न्याय निर्यातन तंत्र प्रदान करने के लिए किराया प्राधिकरण की स्थापना की गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार अभी तक केवल 4 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम ने ही इस अधिनियम का अनुरूप अपने टेंडेंसी एक्ट को संशोधित किया। अतः कथन 3 सही है। देख लीजिए यहाँ तमिलनाडु है, 4 राज्य क्या कौन कौन सा हो गया हम लोग का,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम। आगे ये देख सकते हैं, मकान मालिक के साथ विवाद के लंबित रहने के दौरान भी किराएदार किराए का भुगतान करना जारी रखेगा। कथन एक इसलिए गलत हो गया। अप्रत्याशित घटना के मामले में मकान मालिक मौजूदा किराएदारी समझौते की शर्तें पर इस तरह की विनाशकारी घटना की समाप्ति की आखिरी तारीख, ठीक है, समाप्ति की तारीख से 1 महीने की अवधि तक, यानी कि जब समाप्त होता है उसके बाद 1 माह तक, ठीक है, क्या किराएदार को रहने की अनुमति देगा। किराएदार को क्या है, रहने की अनुमति देगा। मतलब जब कोई प्राकृतिक घटना होता है तो वो जब तक रहता है तब तक, उसका जब लास्ट होता है उस डेट से और 1 महीना तक उसको रहने दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये भी कथन 2 भी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है, ये सही है। राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषित होता है, प्रोटीन बनता है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। चिकनी अंतर्द्रव्य 9th क्लास का बुक में यह है, ठीक है, 9th क्लास। चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका के विभिन्न प्रकार के विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका कि विभिन्न प्रकार के विष तथा दवा को, विष और दवा को क्या करता है, निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका करता है, यानी कि विष को निराविषीकरण कर देता है। तो इस प्रकार ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन इसका क्या हो गया, सही हो गया। 1 और 2 दोनों सही है। 9th क्लास के साइंस बुक में अच्छी प्रकार से है। अगर यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा, साइंस का भी अगर क्लास लेकर आऊँ, जैसे NCERT का भी चल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री का, तो क्या होगा, 9th का भी मैं लेके आऊँगा। तो इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 95 ये रहा, देख सकते हैं। अंतर्द्रव्य जलिका झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का एक बहुत बड़ी तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी हम देखते हैं डायरेक्ट जो देख लीजिए। राइबोसोम सभी सक्रिय कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। प्रोटीन संश्लेषित होती है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषित होता है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कथन 2 भी क्या है, सही हो गया। दोनों क्या हो गया, सही हो गया। अब हम देखते हैं 96। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, सही है। इस परियोजना का पहला चरण उत्तर प्रदेश और गुजरात में लागू हुआ। तो ये क्या है, दोनों क्या है हम लोग का सही, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इस परियोजना ग्रामीण विकास, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ग्रामीण उद्यमी परियोजना, यह है एक अनूठी बहुकौशल परियोजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित है। अतः कथन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। अनूठी बहुकौशल परियोजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा, तो ये क्या हो गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं है, क्या है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा चालू है। इसलिए कथन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा भी गलत है। दूसरा कथन देख सकते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। कहाँ कहाँ लागू किया जा रहा है यह परियोजना, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात। तो इस प्रकार ये जो क्या है हम लोग का उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो दोनों का कथन क्या है, गलत है दोनों कथन। तो 1 और 2 दोनों, यानी कि C नंबर इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या, तो आप लोग देख लीजिए और बाकी देखना चाहिएगा, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इधर, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लवक केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं, सही है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक अंगक होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ये भी ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, प्राथमिक अंगक होते हैं जिसमें क्या होता है, स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो ये भी सही है। पादप कोशिका में रसधनियाँ छोटी होती है जबकि जंतु कोशिका में रसधनियाँ बड़ी होती है। ये गलत है। पादप कोशिका में जो रसधनियाँ होती है वो बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसधनियाँ छोटी होती है। तो इसलिए कथन 3 गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, हम लोग का ये नंबर, ठीक है, 1 और 2। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये देख लीजिए, फिर से साइंस से आ गया। धातु और अयस्क, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है इसको बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड बोलते हैं। तो ये क्या हो, गलत हो गया। आयरन, आयरन मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट होता है, तो ये भी गलत हो गया। कॉपर माइलाकाइट, कॉपर माइलाकाइट,
कॉपर का जो आयस्क का एक मैग्नेटाइट होता है, तो ये भी सही है। जिंक क्रायोलाइट नहीं, जिंक का जिंकॉइट होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। केवल एक जो कॉपर का माइलाकाइट ये सही है, ठीक है। तो ये भी आप साइंस में देख सकते हैं। तो इसकी अगर बात करें हम, क्या है 97, देख लीजिए 97 ये लवक, ठीक है, लवक पादप कोशिका में होते हैं। कथन एक क्या है, सही है, ये वाला लवक से रिलेटेड। ल्यूकोप्लास्ट अंगक जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन होते हैं, ये भी सही है। तो ये वाला देख लीजिए, नहीं देखें तो व्याख्या, ठीक है। जंतु कोशिका में रसधनिया छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधनिया बड़ी होती है, इसलिए कथन 3 क्या हो गया था हम लोग का, गलत हो गया था। 98 ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी वाला जो है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या क्या होता है, बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है, बॉक्साइट और क्रायोलाइट होता है, इसलिए एक युग्म क्या हो गया, पहला वाला गलत हो गया। लोहा का हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, ये भी गलत हो गया। तांबा कॉपर का, ठीक है, तांबा या कॉपर का, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, माइकेलाइट, क्यूपराइट, तो इसलिए ये भी क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया। जस्ता का देख सकते हैं, जिंक ब्लेड, काइलामाइन, तो काइलामाइन ऑप्शन में था, इसलिए ये सही हो गया, ठीक है। जिंकाइट भी होता है, काइलामाइट, तो ये क्या हो गया, सही हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे उपयुक्त युग्म में से कितने सही सम्मिलित हैं, तो केवल एक, ठीक है, जिंक का केवल होता है, तो ये हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग 99 का देखते हैं, लास्ट मतलब उसके बाद लास्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कवक और जीवाणु से बनाई जाती है, तो कौन सा जो एंटीबायोटिक है वो क्या है, कवक और जीवाणु से बनाया जाता है, उसके बारे में बात करना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कवक और जीवाणु से बनाया जाता है, सही है। टेट्रासाइक्लिन ये भी बनाया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये भी बनाया जाता है। फ्लोरोक्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोलोन ये नहीं बनाया जाता है। ग्लाइकोपेप्टाइड्स ये भी नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों बनाया जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर 1 2 3 होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं 99 ये रहा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख दिए। अब देखते हैं 100 यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उत्पाद में पर एंड फ्लोरिनेटेड एल्काइन पदार्थ पाए जाते हैं? श्रृंगार में, अग्निशमक में, फास्ट फूड रैपिंग में, वस्त्र में, तो किस में पाया जाता है वो बताना है हम लोग का, ठीक है। श्रृंगार, अग्निशमक, फास्ट फूड रैपिंग या वस्त्र में पाए जाते हैं, तो ये देख सकते हैं इसका क्या है, डी नंबर इसका सही है हम लोग का, ठीक है। यानी कि क्या है, 1 2 3 4 सभी में क्या पाया जाता है, सभी में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर एंड, तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, सभी इसकी सही हो गया, ठीक है, सभी के सभी सही हो गया, तो इसका क्या हो गया, डी नंबर। तो इसकी आप लोग व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, 100 नंबर का ये व्याख्या है, ठीक है। ये कई उपभोक्ता उत्पादकों में पाए जा सकते हैं, जैसे श्रृंगार, अग्निशमक, फास्ट फूड रैपिंग, टेक्सटाइल स्टैंड, रिपेलेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। अक्सर विकल्प डी इसका सही हो गया। कई सारे पदार्थ में क्या होता है या उपभोक्ता उत्पादों में ये पाए जाते हैं, तो इस प्रकार इसका क्या हो गया, डी नंबर सही हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड पाया जाता है, तो सभी के सभी में पाया जाता है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट जो कि टेस्ट सीरीज 7 के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो अगर यदि आप न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के